नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभेच्छा है, शुभकामना है। ये बसंत आपके जीवन में नव किलकारी लेकर के आए, नव प्रकाश लेकर आए, नव आगमन हो आपके जीवन में, धन वर्षा हो, खुशहाली हो और आप स्वस्थ रहें। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली पहुंच करके सीएम योगी ने सबसे पहले कोविड अस्पताल का निरीक्षण इस दौरान किया है। वहीं इसके बाद शामली में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए योगी ने कहा, कोरोना काल में प्रदेश सरकार के कामकाज को पूरे प्रदेश ने देखा। इस महामारी को हमने चुनौती की तरह लिया और कोविड प्रबंधन में हम एक मिसाल बने। शामली में 18 से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को 100% पहली और 67% दूसरी डोज लग चुकी है। योगी ने कहा कि वैक्सीनेशन जैसे जैसे तेज हो रहा है वैसे वैसे कोरोना कमजोर पड़ रहा है। योगी ने इस दौरान यह भी कहा और लोगों से अपील की कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि गाइडलाइंस का पालन कीजिए, सतर्क रहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शामली से पहले गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ आज सुबह श्री श्री गोपाल मंदिर मोहदीपुर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने मोहदीपुर गुरुद्वारा में मत्था टेककर सिख समाज से समर्थन की अपील करी है। तो वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर तब्दील हो गई। पहले कारोबारी यूपी से पलायन कर रहे थे, अब यूपी में कानून सुरक्षा व्यवस्था लागू हो गई है। यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम सरकार में हर वर्ग का विशेष ध्यान रख रहे हैं और ध्यान उनका दे भी रहे हैं। के मुख्यमंत्री नामांकन के बाद आज गोरखपुर के सिख समुदाय कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे घर घर में जा रहे हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और अपने वोट की अपील कर रहे हैं। पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जो उपलब्धियों को किया है उसके बारे में बता रहे हैं, अपनी आगे की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सिख समुदाय की कॉलोनी है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से ऊपर से उनके ऊपर फूलों की यानी कि पुष्प की वर्षा की जा रही है। सिख समुदाय की कॉलोनी है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही नामांकन किया है और नामांकन के बाद आज उनका पहला डोर टू डोर कन्वेंसिंग था जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिख समुदाय के कॉलोनी से उन्होंने शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में यहाँ से एक सिख सम्मेलन में जाएंगे और यहाँ पे सिख सम्मेलन में लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे और सिख समुदाय के लोगों को अपने आगे की जो भी रणनीति है उसके बारे में बताएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही गोरखपुर से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। आगरा की ग्रामीण और खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रभावी मतदाताओं को संबोधित करने पहुंचे। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाल के समर्थन में मतदाताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र सरकार 83 योगासनों पर काम कर रही है, बाकी बचा एक शीर्षासन विपक्ष के लिए छोड़ दिया है। वहीं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य के समर्थन में उन्होंने मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और हर वर्ग के लिए काम करने की बात को भी साझा किया है। उत्तर प्रदेश में विकास 84 में से 83 योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया है और उस योगासन का नाम है शीर्षासन। वह उनके लिए छोड़ दिया। मेडिकल कॉलेजेस बहनों भाइयों उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे। इस समय 59 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस या तो बन गए हैं अथवा बन रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक भी जिला ऐसा शेष नहीं बचेगा जहां पर कि मेडिकल कॉलेजेस न बन जाए। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आगामी चुनावों को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। संजय राउत ने कहा है, हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत किसान रक्षा पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन हुआ है, इस बात को भी उन्होंने साझा किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने ये तमाम बातें साझा करी हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में तौकीर किदवई लाइव जुड़े हुए हैं। तौकीर, शिवसेना ने ताल ठोक दी, क्या ये माना जाए कि सपा या किसी अन्य दल के साथ में गठबंधन होगा? हालांकि उन्होंने एक क्षेत्रीय दल का नाम लिया है। देखिए, उन्होंने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन एक बात जरूर समझनी होगी कि 3 चरणों के जो नामांकन है उसकी डेट निकल चुकी है। 10 तारीख को पहले चरण की पोलिंग होनी है, इसके बाद 14 तारीख को दूसरे चरण की पोलिंग है। और खास बात है कि तीसरा चरण जिसमें लखनऊ और आसपास के जिले शामिल है, उसको लेकर भी नामांकन की तारीख निकल चुकी है। तो ऐसे में अब ऐलान करना महसूस कराता है कि बहुत देर कर दी है इन्होंने आने में उत्तर प्रदेश। फिलहाल अभी कई जो चरण है, अगर 5 चरण बाकी है, 4 चरण बाकी है, उन 4 चरणों में ये किधर जाएंगे, तो खास तौर पर जो संजय राउत की राजनीति है वो पूर्वांचल की ओर जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन तौकीर मैं आपसे भी समझना चाहूंगी और तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब हम पूर्वांचल का जिक्र करते हैं तो पूर्वांचल जो है वो बिहार से कुछ हद तक टच होता है, तमाम क्षेत्रों से टच होता है, वहां पर कमेरा वर्ग ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोविड काल के दौरान जिस तरीके की त्रासदी तमाम लोगों ने फेस किया और उस त्रासदी के चलते वो लोग वापस से पलायन करने को मजबूर हुए, माफ कीजिएगा, और फिर उसके बाद उनके लिए उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई जैसी सरकार से उम्मीद की गई थी। क्या ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उसी वर्ग को साधने की कोशिश है, क्योंकि जब ये महाराष्ट्र, गुजरात और आस उधर के जो जिले थे, जब ऐसे प्रदेश थे जहां पर ज्यादा कारोबार है, ऐसे जगहों से ही लोग निकल कर आए थे जो अपने अपने राज्य पहुंचे थे, अपने जो जिले पहुंचे थे। उसमें सबसे बड़ा वर्ग जो था महाराष्ट्र आया था, क्योंकि मुंबई जो उद्योग नगरी कहलाती है, वहां से जो बहुत ज्यादा तादाद है जो पूर्वांचल और बिहार के लोग वहां से बसे हुए हैं, वहां के वोटर तक हो चुके हैं महाराष्ट्र में। तो फिलहाल उन लोगों को मजबूरी में अपने घरों की ओर वापस आना पड़ा था। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है कि वो अब उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज है कि नहीं है, क्योंकि जब वो अपने घर वापस आए तो उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला, उनको खाने को मिला कि नहीं मिला, जो राशन बांटा जा रहा है उससे कितना संतोष है। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार की व्यवस्था और उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं का आमना सामना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तौकीर अहम जानकारी साझा करने के लिए। हापुड़ के मोदी नगर स्थित श्रीमती ब्रह्मा देवी स्कूल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में योगी ने गुंडे और माफियाओं का सफाया कर दिया। मोदी योगी सरकार पूरी तरीके से गरीबों को समर्पित सरकार है। बीजेपी सरकार दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और किसानों के हित में काम कर रही है। ये आई, उन्होंने उसको पकड़ा, एक भारत से नेपाल जा रहा था, बॉर्डर पर पकड़ा, और दूसरे को और उसके साथ साथ बाकी लोग 7 लोग पकड़े गए। अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री आजम खान के कहने पर इनको छुड़वाने का प्रस्ताव किया और इनके खिलाफ केस विड्रॉ किया, यानी आतंकवादी के खिलाफ केस विड्रॉ किया। मैं मीडिया के साथियों को बोलना चाहता हूं, तथ्यों के साथ बता रहा हूं, आप पूछिए अखिलेश जी से, और मैं अखिलेश जी से जवाब चाहूंगा कि जिन लोगों ने बम ब्लास्ट, जिन लोगों ने गोली AK-47 चलाकर सीआरपीएफ के 7 जवान मार दिए, उनके खिलाफ केस चला, उस केस को आपने विड्रॉ किया। और यहां भी यही हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस विड्रॉ होने से मना कर दिया, केस चला, 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। यह भी हमको याद रखना चाहिए। तो नड्डा साहब ये जिक्र करना भी भूल गए कि पहली बार ऐसा सूबे में हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ के केसेस विड्रॉ किए हों। योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रही हूं मैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर गोंडा से। गोंडा में आयकर विभाग की छापेमारी, आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। गोंडा और लखनऊ आवास पर चल रही है छापेमारी। आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं राकेश पांडे। राकेश पांडे की आयकर विभाग की तरफ से खैर नहीं। गोंडा और लखनऊ आवास पर छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की गार्ड गिरी है गोंडा में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विपिन सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट है आयकर विभाग की कार्रवाई? राकेश पांडे चपेटे में। जी, आपको बता दें कि ये आलोक कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी चला रहे थे और आज सुबह से लखनऊ इनके आवास पर, गोंडा आवास पर और इनके पैतृक निवास जो जबरदा तरफगंज में है, वहां पर ईडी ने छापेमारी की है। और आपको बताना चाहिए कि अभी तक इनके यहाँ से जो कुछ बरामद हुआ वो सारी ईडी के पास है और ईडी अंदर से ही ताला बंद करके दरवाजा बंद कर लिया है
और वहां पर अभी किसी को कोई अंदर जाने नहीं दे रहा। आपको बताना चाहेंगे कि ये राकेश पांडे है जो कि गोंडा क्या अभी तक कितनी रिकवरी हुई है या फिर किस वजह से आयकर विभाग का छापा पड़ा है, इस बात का कोई खुलासा हो सका है क्या? जी आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 2022 के चुनाव है, ऐसे में राकेश पांडे जो है ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन उस कंपनी के मालिक है जिसका नाम आलोक कंस्ट्रक्शन है और इनका जो आवास है वो तड़कगंज में है, लेकिन ये गोंडा मुख्यालय में भी आवास है और लखनऊ में है। सुबह से छापेमारी चल रही है, अभी तक ईडी को क्या मिला ये तो जानकारी नहीं है। जो कुछ है वो अंदर ही, आपको इनका आवास दिखा देते हैं, ये आवास है इनका, आप देख सकते हैं। इसमें ईडी के जो अधिकारी है वो मौजूद है और वहां पे पूछताछ की जा रही है। जो इनके कागजात है वो भी खंगाले जा रहे हैं। अब देखना यह है क्या मिला है क्या नहीं। विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चुनाव की तारीख है नजदीक और इस नजदीकी के साथ ही कई लोगों की तकलीफ में बढ़ोतरी भी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के सिलसिले में शनिवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अलीगढ़ आ धमके हैं। जी हां, यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए अलीगढ़ के लोग ताला लगाने का काम करेंगे। ताला का जिक्र यहां पर क्यों हुआ है वो बात समझ लीजिए, क्योंकि अलीगढ़ी ताले बहुत ज्यादा फेमस हैं। ताले के कारोबार के लिए अलीगढ़ को जाना जाता है। डबल इंजन की इस सरकार ने प्रदेश को धोखा दिया, ये कहा है अखिलेश यादव ने। बीजेपी में जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा भारी झूठ बोलता है। अखिलेश ने एक बार फिर से दोहराया कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा मिलकर एक रंगी लोगों को हटाने का काम करेंगे। एक रंगी से मतलब समझिए भगवा, गेरुआ, केसरिया, यानी कि भाजपा। दी थी उसमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं था, वो आबादी के हिसाब से था। और हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आप प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते, तो समाजवादी सरकार में आबादी के हिसाब से उनको देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन जो थी वो कोई भी वर्ग रहा होगा उसे आबादी के हिसाब से दिया गया था और 500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच रहे थे। इस बार अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों जो गरीब हैं उनको 3 गुना करके हम लोग दे रहे हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। किसान 700 शहीद हुए हैं। अगर बीजेपी का एक एक प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा तब भी किसान बीजेपी के प्रत्याशियों को माफ करने वाला नहीं है। जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं थे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़ी और गाड़ियों की संख्या दुगनी पर करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। उनकी मांग ये थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरडी के गठबंधन में होगी। जहां तक देखिए, अगर आप एक एक पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है क्या, हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। तो वो गर्मी निकालना चाहते हैं, हम भर्ती निकालना चाहते हैं। तो गर्मी वर्सेस भर्ती की सियासत चल रही है सूबे के अंदर। क्यों चल रही है वो भी समझिए, क्योंकि सूबा बड़ा है, ह्यूमन रिसोर्स की दृष्टि से बड़ा है, मानव संसाधन बहुत ज्यादा है और बेरोजगारों की संख्या पहले की सरकार से अब ज्यादा दुगनी हो चुकी है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख देवभूमि का होगा। राहुल गांधी आज देवभूमि के दौरे पर पहुंचे थे। तराई में किसानों को साधने के लिहाज से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को राजा बता डाला। उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान कांग्रेस सरकार में ही लौट सकता है। राहुल गांधी ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। आपको ये बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के किच्चा स्थित मंडी परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने बारी बारी से जनता के समक्ष संबोधन दिया। हिंदुस्तान के किसान एक साल ठंड में, कोविड में सड़क पे खड़े थे, हां या ना? खड़े थे ना? प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की। प्रधानमंत्री ने उनसे यह पूछा कि भैया आओ, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे समझाओ, ये कानून आपको अच्छे क्यों नहीं लगते ना? प्रधानमंत्री ने कहा ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। सच्चाई है हिंदुस्तान की। राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए, और अगर जनता चुप नहीं रहती है तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस, पेगासस सब चालू हो जाता है। तो ये तमाम बातें, तमाम सियासतों का केंद्र इस समय किसान भी हैं, ये भी समझिए। देखिए, जब सूबे में सियासत चल रही होती है या मतदान होने वाला होता है, क्या चीज आपको रिलेट कर पाती है? या तो जाति धर्म रिलेट करता है, या तो रिलेट करते हैं गाने। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तराखंड की राजनीति में गानों की लॉन्चिंग का सिलसिला आरोप प्रत्यारोप के अलावा जारी है। बीजेपी नेता और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगन ने पोल खोल सॉन्ग रिलीज किया है। इस मौके पर राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी मौजूद रहे। रविंद्र जुगन ने कहा कि जिस समय राज्य आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय हरीश रावत ये नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य बने, और वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे। डेनिस हरीश रावत जी लाए। खड़िया खनन के शराब के माफिया के रूप में हरीश रावत जी को प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। दिल्ली में जब रैली हुई थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग को लेकर, तो बडोनी जी पर मंच पर पथराव कराने वाले भी हरीश रावत जी के चेले चमचे थे, जो पूरे उत्तराखंड से लेकर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर तक वो जो क्रिमिनल एलिमेंट या यह कह लीजिए कि जिनकी सोच उस तरह की थी, उन्होंने ही वहां डिस्टर्ब किया उस रैली को। जो है बडोनी जी के चोट भी लगी, उनके खून भी निकला, और मंच पे छात्र संघर्ष समिति और संघर्ष समिति थी, तो वहां भी सब उन्होंने ही किया। तो हम फोकस कर रहे हैं, इस समय उजागर कर रहे हैं हरीश रावत जी और कांग्रेस की पोल पट्टी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लक्सर पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी तस्लीम अहमद के रोड शो में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में उनके समर्थन के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी दलितों, पिछड़ों के विकास, बेरोजगारी को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। आजाद ने भाजपा और कांग्रेस को छल, कपट और धोखेबाज पार्टी बताया। और वो सताया गया व्यक्ति जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ है। और जिस दिन रिजल्ट खुलेगा आपको पता लगेगा कि आजाद समाज पार्टी के बिना उत्तराखंड की सरकार नहीं बनेगी। और जब उत्तराखंड की सरकार हमारे द्वारा बनेगी, तब हरिद्वार में असली विकास होगा और उत्तराखंड में रहने वाले शोषित वंचित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार और हिस्सेदारी मिलेगी। रोजगार, पढ़ाई, इलाज, महिलाओं को सुरक्षा और जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं, अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा खराब हुआ है रोड, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। हम करके दिखाएंगे, हमने पहले भी किया। और अगर जिला
तो चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सी तमाम बातें बोली हैं, लेकिन झंडे का कलर अगर नीले की जगह कुछ और होता तो जनता को आसानी होती है बसपा और उनकी पार्टी के बीच अंतर करने में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 632 उम्मीदवार चुनावी रण में होंगे। प्रदेश भर में कुल 11,600 बूथ बनाए गए हैं। तो वक्त यहां पर जरूर छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आज बुलेटिन का अंत सुर के साथ करेंगे और सुर कुछ और नहीं होंगे, खबरों से संबंधित होंगे। बीजेपी ने पोल खोल सॉन्ग लॉन्च किया है, उस गाने के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। नमस्कार। उत्तराखंड में